नमस्कार। मैं डॉक्टर पी डी महंत आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। भाई बहुत जल्द ही चुनाव का महापर्व शुरू होने वाला है। सुगबुगाहट सब तरफ फैल चुकी है। तो चलिए चुनाव चुनाव प्रचार और चुनाव परिणामों के बारे में एक विश्लेषण कर लेते हैं। इन अभी तक के 70 सालों में जो चुनाव के जो परिणाम रहे हैं उससे यह तो स्पष्ट है कि जनता की याददाश्त बहुत ही कमजोर है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। लोकतंत्र का तंत्र खराब हो चुका है और जो जनता है वो सब में खुश है। सबसे पहले चुनाव घोषित किया जाता है। चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करता है। उम्मीदवार अपने पर्चे भरते हैं और जो उसमें प्रत्याशियों ने जो कहा है, यानी उनके ऊपर जो भी आपराधिक या आर्थिक जो भी उनके ऊपर केसेस है उनकी जानकारियां भरी जाती हैं, उन सबको सही मान लिया जाता है, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई तभी होगी जब कोई उस पर आपत्ति लेगा। जिस देश में खुद पे हुए जघन्य अपराध पर लोग चुप्पी साध लेते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मुंह खोला तो जो झेला है उससे भी भयंकर झेलना पड़ेगा। एक प्रत्याशी की शिकायत दूसरा प्रत्याशी जरूर करता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ नफा नुकसान का मामला है। गंदगी रोकना या सफाई कोई मकसद नहीं है। यानी उम्मीदवारों को छूट है, जानकारी सही दें या गलत। चुनाव आयोग अपने से कोई तहकीकात न करता है न करवाता है, जबकि आज के तकनीकी युग में ज्यादातर सफेद और काले चिट्ठे एक क्लिक पर मिल सकते हैं। यानी ज्यादातर काली करतूतों और दबंग लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी जो सत्ता पाना चाहते हैं वो दबंग लोगों को ही प्राथमिकता देती है। अच्छे लोग आने की कोशिश करें तो उन्हें उन्हीं दबंग और पुराने घुटे हुए लोगों के चक्कर काट कर विनय अनुनय करके सिफारिश करवाने को कहा जाता है, और जिसको नाम दिया जाता है सर्वे का। यानी अच्छा करने की शुरुआत ही बुरे तरीके से करनी होगी। चुनाव किसे लड़ना चाहिए बताइए? जो लोगों की समस्या समझता हो, दर्द को महसूस करता हो, जो लोगों के जीवन में आधारभूत परिवर्तन करने की लालसा रखता हो, जो राजनीति को अपने जीवन यापन का धंधा नहीं बल्कि क्षेत्र समाज की जरूरतों की पूर्ति का साधन मानता हो। निसंदेह आज की परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति ढूंढना मजाक लगेगा, पर 70 साल से बद से बदतर होती व्यवस्था की जरूरत भी यही है। आम जनता भी तात्कालिक लाभ के लिए कुछ पैसे, शराब, खाने और यहाँ तक कि डर, क्योंकि 70 साल में दबंगी सब जगह पर विराजमान हो चुके हैं, उनसे पंगा कौन लेने की सोचेगा? फिर क्या हो रहा है? उसके कारण बुरे, ज्यादा बुरे और कम बुरे में से ही अपनी समझ और जरूरत भी जाति, मजहब, फायदा, डर, एहसान के हिसाब से जनता किसी को जिताती रहती है, किसी को हराती रहती है। वो जानता है, जनता जानती है कि वो गलत कर रही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा रही है, पर उसके पास विकल्प क्या है? विकल्प तो पार्टियां देंगी जो देना नहीं चाहती। विन उन विकल्पों की सही छटनी चुनाव आयोग करेगा, जो वो करती नहीं है। इसलिए जनता जो चल रहा है वही ठीक है कि फार्मूले को ही सही मानने को मजबूर है, और सही भी है। जो उम्मीदवारी करते हैं वो ज्यादातर घोषित ही करोड़पति होते हैं और समाज सेवा का मुखौटा भी लगाए रहते हैं, और उसको ढिंढोरा भी मीडिया से, पेपर से पीटते ही रहते हैं, क्योंकि समाज सेवा के काम में स्वेच्छा से आना बताते हैं, लेकिन जो मिलने वाला वेतन है, भत्ता है, पेंशन है और अन्य सुविधाएं हैं, उसको स्वेच्छा से त्याग करने की कोई अनुकरणीय कोई पहल करते हुए दिखते नहीं है। पार्टियां उल्टे उनमें ज्यादातर बढ़ोतरी करती रहती है, ताकि वही साइकिल चलता रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे, तुम भी खाओ और हम भी खाएं। एक कैसी समाज सेवा है जहां व्यक्ति की आमदनी विधायक, सांसद बनते ही सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, गाड़ी, घर, बंगला, शान शौकत सबको दिखने लगता है, और पूछेगा कौन? आम जनता। क्या है मजाक नहीं कि लोकतंत्र के नाम पर कोई भी, जैसे कोई भी बड़ा खेल हो, क्रिकेट को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, जैसा हमारे बड़े नेता और उनके परिवार के होते हैं, खेलने से पहले ड्रग ट्रायल्स होते हैं, ड्रग की जांच होती है कि नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि खेलने के लिए अनुचित साधन पर रोक है, मनाही है। इस खेल में खेलते ही वही है जो अनुचित साधनों से लैस होते हैं। इसलिए
कभी भूले भटके कोई अच्छा खिलाड़ी आ भी जाए तो जीते कैसे? इसके लिए नियम जो है ओलंपिक खेलों की तरह स्पष्ट हो। गड़बड़ी वहां भी होती है पर उसके चांसेस बहुत कम होते हैं और फिर बाद में भी गड़बड़ी पाए जाने पर पदक छीन लिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत जनता नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां ही कर सकती हैं, जो खुद को दूसरों से बेहतर अलग जनहितैषी बताती जरूर हैं पर होती नहीं। सभी एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं और किसी को तो शुरुआत करनी होगी, भले ही कोई नई पार्टी आए। पर यह भी एक कटु सत्य है कि हर नई राजनीतिक पार्टी आती यही अलग कहकर, अलग करने का वादा कर कर आती है, फिर गटर के समंदर में मिल जाती है। आज भी विधायकों सांसदों का वेतन भत्ता पेंशन सुविधाएं बंद कर दीजिए, आधे से ज्यादा समाज सेवी इस शहर का रास्ता पूछना भूल जाएंगे, पूछना बंद कर देंगे। हाँ, इसका एक बुरा पहलू ये भी है कि फिर पैसे वाले ही समाज सेवी बनकर आएंगे, क्योंकि उन्हें तो पैसा उनके पास पहले से है। फिर वो देश की पॉलिसी बनाने और लूटने में लग जाएंगे, जो ज्यादा भयावह होगा। ठीक वैसा ही जैसे संविधान में मतदान के अधिकार पर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार एक व्यक्ति एक वोट में पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं, ऐसा कहा गया ताकि बड़े बगैर पढ़े लिखे लोगों को भी अपना वोट दे पाने का अधिकार हो, अपना प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार हो। वरना अब के समय में पढ़े लिखे लोग बहुत कम ही होते थे और उस तबके को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं मिलते। तो जो सरकारी नौकरी में कुछ नियम कायदे के अनुसार बॉन्ड भरवाए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जहाँ पे वेतन भत्ता पेंशन सुविधा सब मिलता है, इसमें भी कार्य प्रणाली आवश्यक अनावश्यक कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख हो, अधिकारों का उस स्पष्ट उल्लेख हो, क्योंकि वर्तमान में स्वयं ही असीमित अधिकारों के पात्र घोषित हो चुके हैं। और कर्तव्य किस चिड़िया का नाम है? कोई जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए कोई उल्लंघन करता है, पद छोड़ता है, तो उसकी वसूली का प्रावधान हो, उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे, जनता भी बाकी अवधि के लिए बिना जनप्रतिनिधि रह सकती है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सीधे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हो जाए, क्योंकि दोनों पद तो सबके प्रतिनिधि होते हैं, ताकि बार बार के चुनाव से उसके खर्चों से जनता पर बोझ ना आए। चुनाव आयोग को ही इस पर पहल करना चाहिए। ये तो रही चुनाव की बात। अब आते हैं चुनाव प्रचार पर। चुनाव प्रचार में आज जो जितना झूठ बोल सकता है, जुमला फेंक सकता है, वो करता है। अब तो घोषणा पत्र के नाम पर भी झूठ को लिखित में पेश किया जाने लगा है, क्योंकि इन वादों इरादों पर ही चुनाव होते हैं, लोग चुने जाते हैं और चुने जाने के बाद बातों का क्या कि तर्ज पर चुप्पी साध दी जाती है या मुकर जाते हैं। इंडियन पिनल कोड की धोखाधड़ी की धारा जैसे 419, 420 या 421 में इन वादों इरादों घोषणाओं को संज्ञान में लेकर आपराधिक प्रकरण चलाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जवाब तलब होना चाहिए, उनके निर्वाचन पर विचार होना चाहिए। जब एक तेल मसाला बेचने वाले पर केस दर्ज हो सकता है कि उसने उनके वापरने वालों पर जो कहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यह तो लोकतंत्र को झूठ बोलकर बेचने खरीदने का मामला है। और प्रचार फिर किस बात का? सत्तारूढ़ ने जो किया, जो हुआ, वो तो दिखना ही चाहिए। सत्तारूढ़ के आगे के वादे इरादे की भी इजाजत होनी चाहिए और विपक्षों को भी अपने वादे इरादों को पहले से बताना होना चाहिए। अगर झूठे हैं, पूरे न किए गए हैं, तो धोखाधड़ी की परिधि में लाए जाए। जैसे न्याय के मामले में कहा जाता है कि न्याय होता है, ऐसा नहीं है, उसे दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो लोकतंत्र का स्तंभ जो आम लोगों के भूत भविष्य और इवन वर्तमान का निर्माण करता है के मामले में भी ये दिखना चाहिए। चुनाव प्रचार में करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं, आखिर क्यों? 5 साल आपने काम किया, जो कहा वो निभाया, तो फिर एक खर्च जनता के खाते में क्यों? जनता खुद देख समझ लेगी और वोट देगी। इन्हीं चुनाव प्रचार के कारण, इसमें होने वाले खर्चों के पैसों के कारण लोकतंत्र का एक और स्तंभ मीडिया जिसे आज गोदी मीडिया कहा जाता है, बुरी तरीके से दूध से दूध चला है। और किसी एक का जो उसको सबसे ज्यादा पैसे देता है उसका भोपू बन जाता है और चुनाव की निष्पक्षता का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। इसलिए चुनाव प्रचार के वर्तमान नियम जो सार्थक नहीं रहे, उसमें भी परिवर्तन आना आवश्यक है। यह भी चुनाव आयोग को करना चाहिए। चलिए अब आते हैं चुनाव परिणामों पर। चुनाव परिणामों में वोटों की गिनती हमेशा ही शंकास्पद रही है, जो बार बार शंकास्पद ही साबित हुई है, क्योंकि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है और घोषणा कुछ और ही हो जाती है। परिणामों की घोषणाओं में देरी, हर क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी की अलग प्रणाली,
गफलत पैदा होना, शिकायतों को अनदेखा करना, कई बार उच्चस्थ आदेश की मजबूरी में देरी करना निसंदेह शंका को जन्म देती है और ज्यादातर मामलों में शिकायतें सच पाई भी जाती है। पर एक बार घोषणा हो गई विजयी होने का, प्रमाण पत्र दे दिया गया, तो फिर सब बातों पर पूर्ण विराम लग जाता है और शिकायतकर्ता के पास सिर्फ न्यायपालिका का ही रास्ता बचता है, जो आजकल बहुत लंबा और पेचीदगी भरा हो चुका है। जिसकी शिकायत की जाती है उसका कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, पर सही गलत का कुछ नहीं हो पाता। यानी लोकतंत्र का यह स्तंभ कलंकित हो चुका है। अब अंत में चुनाव की प्रक्रिया पर आते हैं, जो कि हर चुनाव में जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ है, हारने वाला विपक्ष और सरकार का विरोधी ईवीएम पर सवाल उठाता है, जो जायज भी है। मुझे आप एक पार्टी या किसी विचारधारा का बताकर इन प्रश्नों के जवाब से आप मुकर नहीं सकते। आप स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, क्योंकि ये आपका परिवार, हमारा देश और हम सबसे संबंधित है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। पहला प्रश्न है, क्या हमसे ज्यादा उन्नत राष्ट्र जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ईवीएम को बनाने वाले राष्ट्र भी हैं, क्या वो लोग ईवीएम का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो खामी होगी जिसके कारण वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप क्यों बदल जाते हैं जब कोई दल सत्तारूढ़ हो जाती है? क्या ये सचमुच सिर्फ कुर्सी की चाबी है? तीसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, तभी तो वीवीपीएटी का प्रावधान किया गया। वीवीपीएटी क्यों जोड़ा गया? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, उसके कारण ही वीवीपीएटी का प्रावधान किया गया। चौथा है कि जब वोट बैलेट यूनिट से डलता है, दिखता है वीवीपीएटी में, तो वोटों की गिनती वीवीपीएटी में दिखकर गिरने वाली पर्ची के बजाय सेंट्रल यूनिट जहां पे वोट जमा होते हैं से क्यों की जाती है, जिसका पूरे वोटिंग प्रक्रिया में सिवाय यह बताने के कि उसमें वोट जमा होते हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं आता। अब इस केस में अगर वहां पहले से ही कुछ और जमा हो तो इस शंका को कैसे नकारा जा सकता है? जब आज तकनीकी युग में धरती से लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर मौजूदा यान को रिमोट या प्री प्रोग्रामिंग से संचालित किया जा सकता है, तो ईवीएम में भी प्री प्रोग्रामिंग या छेड़छाड़ से कुछ भी किया जा सकता है। अगला मेरा पॉइंट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं। तो सीटों के आधार पर, बहुमत के आधार पर ये कौन सी जिद है कि ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा? क्योंकि ज्यादातर पार्टियां विरोध में है, कुछ गिनी चुनी पार्टियां हैं जो सत्तारूढ़ पार्टियां अब पार्टी के साथ हैं, वो ही सिर्फ ईवीएम के समर्थन में है। अगला मेरा पॉइंट है, ईवीएम से वोटिंग के बाद भी जब रिजल्ट हफ्ते बाद ही या महीने भर बाद ही आता है, तो ईवीएम से जल्द रिजल्ट की दुहाई कैसे ईवीएम के पक्ष में हुई? अभी भी चुनाव होते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और 3 दिसंबर को रिजल्ट आया। कहां जल्द हुआ? अब बात अगले पॉइंट में आते हैं, बूथ कैप्चरिंग से बचाव का बहाना भी जो है वो जायज नहीं लगता, जब आज सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगाह में आ चुकी है और फिर हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स इतनी सक्षम है, जैसा कि हमारी सरकार स्वयं कहती है और हम मानते भी हैं। तो फिर इन 2-5 दिनों के चुनाव कैसे निष्पक्ष बिना बूथ कैप्चरिंग के नहीं करा सकती हमारी ये फोर्सेस? अगला पॉइंट है, क्यों नहीं बैलेट पेपर जो है, बैलेट यूनिट जिसमें हम वोट उंगली से दबाते हैं और वीवीपीएटी से जो चुनाव हो जाते हैं, इन दोनों से, जहां बैलेट तो पेपर की शक्ल में है, सेंट्रल यूनिट की जरूरत ही कहां है? वीवीपीएटी की पर्चियों से गिनती क्यों नहीं हो जाती? बस उसमें मतदाता के केंद्र, मतदाता का नाम, पहचान पत्र का डिटेल नंबर सहित अंकित रहे और वो उसको अपने हाथ में लेकर फिर उसको वो मतदान के बॉक्स में डाल दे जिसकी गिनती हो, और उसमें अगर शंका हो तो फिर जो सेंट्रल यूनिट है जहां पे वोट जमा होने का भी, जहां गिनती आज के समय में हो रही है, उससे मिलान किया जा सकता है। इस तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया, चुनाव रिजल्ट, इस पे आपको सोचना चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट लेकर कि ईवीएम का विरोध, सड़क पे हल्ला, चुनाव सर पे है, आपको सोचना होगा। थैंक यू।